दोस्तों नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आपका फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रविवार को इस पेज से हम एक अपनी श्रृंखला मेरे लेखक मेरे सवाल आयोजित करते हैं, उसका लाइव आयोजित करते हैं, जिसमें हम हमारी भाषा से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों, लेखकों, संस्कृति कर्मियों से हम बातचीत करते हैं। वो बातचीत इस बात पर आधारित होती है कि हम उनसे कुछ सवाल जो आप सबके ही सवाल होते हैं उनसे पूछते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। इस क्रम में मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में इस हमारी श्रृंखला मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला में हमारे बीच हमसे बातचीत करने के लिए, पाठकों के सवालों का जवाब देने के लिए, उनसे उनसे अपनी बात साझा करने के लिए हमारे बीच में कथाकार और नाटककार और रंग समीक्षक श्री ऋषिकेश सुलभ जी मौजूद हैं। मैं ऋषिकेश सुलभ जी का बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेज पे। नमस्कार विशाल जी और तमाम सुनने वाले देखने वालों को भी मेरा प्रणाम। सर बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश सुलभ जी के बारे में आप सब परिचित हैं। वो पिछले 4 दशकों से हिंदी के साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत ही गंभीरता से मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति अपने हिंदी के जो परिवेश है उसके प्रगतिशील जनवादी रुझानों की तरफ अग्रसर है, उनको ले जाती है, एक दिशा में हमारे परिवेश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, आज ऋषिकेश सुलभ जी से जब हम बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि उनसे बातचीत करने के दौरान बहुत सारे आयाम खुलते हैं, अपने समय के, अपने इतिहास के, साहित्य के, बहुत सारे जरूरी वाजिब सवालों के। ऋषिकेश सुलभ जी के बारे में आपसे बता देना मैं ठीक समझता हूँ कि कुछ हमारे नए दोस्त हैं जो हो सकता है कि ऋषिकेश सुलभ जी के नाम से तो परिचित हो, लेकिन उनके पूरे काम से उनको न जानकारी हो। बहुत सारे नए साथी हमारे ऐसे हो सकते हैं, होंगे। उन सब साथियों के लिए मैं एक बहुत ही संक्षेप में ऋषिकेश सुलभ जी का परिचय पढ़ देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऋषिकेश सुलभ, उनका जन्म 15 फरवरी 1955 को लहेजी गांव, जो कि उस समय बिहार के छपरा जिले में पड़ता था, अब वो सिवान जिले में पड़ता है, वहां पर हुआ। और अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सुलभ जी ने वहीं उसी गांव से की और वहीं गांव के रंगमंच से ही के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपने रंग संस्कार को ग्रहण किया। वे पिछले 4 दशकों से कहानी और नाटक लेखन के साथ साथ रंगकर में सक्रिय हैं और उसके समानांतर ही हिंदी क्षेत्र में सांस्कृतिक आंदोलनों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी। उन्होंने वो कहानियां, मूलतः कहानियां उन्होंने बहुत लिखी हैं, उपन्यास भी है, नाटक भी है। उनकी कहानियों का अनुवाद हिंदीतर भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हो चुका है, हो रहा है। उनके कहानी संकलन का नाम है बधा है काल, बधस्थल से छलांग, पत्थरकट, हलंत, बसंत के हत्यारे, और उनकी कहानियों का एक चयन प्रतिनिधि कहानियां शीर्षक से प्रकाशित है। इसके अलावा बधा है काल, बधस्थल से छलांग और पत्थरकट, ये 3 कहानी संकलन एक जिल्द में तूती की आवाज शीर्षक से वो प्रकाशित है। उनका अभी जल्दी ही एक उपन्यास अग्नि लीक शीर्षक से आ चुका है और दाता पीर शीर्षक से एक और उपन्यास जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। ऋषिकेश सुलभ की कहानियां हिंदी की यथार्थवादी परंपरा की कहानियां हैं, जिनमें वो भारतीय समाज के जीवन जिजीविसा को, जीवन इच्छाओं को, वो तमाम झंझावातों, तमाम क्रूर प्रपंचों के बीच में कैसे मनुष्य की जिजीविसा सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है, वो इस बात पर उनकी कहानियां खासा बल देती हैं। और वो हिंदी में जो एक यथार्थवादी कहानी लेखन की परंपरा है, वो उसमें अपनी कहानियां लिखते हैं। उसकी उस परंपरा के वो हमारी भाषा के कहानी के लेखक हैं। ऋषिकेश सुलभ जी
का अपने गांव से ही, जैसे मैंने बताया कि रंगमंच के से उनका जुड़ाव हो गया था, तो भिखारी ठाकुर की विदेशिया शैली से उन पर बहुत गहरा असर है। और वे आधुनिक हिंदी रंगमंच में लगभग सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेशिया की रंग युक्तियों का सृजनात्मक इस्तेमाल किया है। और अमली शीर्षक से उनका एक नाटक है जो विदेशिया शैली पर आधारित नाटक है। इसके अलावा धरती आबा, जो कि बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों, उनकी उलगुलान और मुंडारी आदिवासी लोगों के जीवन संघर्षों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी गतिविधियों से संबंधित नाटक है। इसके अलावा बटोही शीर्षक उनका नाटक है जिसे कि एनएसडी के लोगों ने मंचित किया है। ये मौलिक नाटक लिखने के साथ साथ ऋषिकेश सुलभ ने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के नाटक मृच्छकटिक शूद्रक का जो नाटक है उसका एक पुनर्लेखन करते हुए माटी गाड़ी शीर्षक से पुनर्रचना उसकी की है। और साथ ही साथ रेणु के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल का नाट्यांतर भी किया है। और उनका यह जो अमली नाटक है और मैला आंचल का नाट्यांतर है और माटी गाड़ी, ये तीनों एक जिल्द में 3 रंग नाटक शीर्षक से भी वो प्रकाशित है। ऋषिकेश सुलभ जी हमारे समय में कथादेश पत्रिका में नियमित रंगमंच पर आधारित कॉलम लिखते हैं। वो आप सब उससे परिचित हैं। ऋषिकेश सुलभ जी को उनके रचना कर्म और उनकी सक्रियता के लिए कुछ सम्मान हिंदी क्षेत्र में मिले हुए हैं जिनका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। उन्हें बसंत के हत्यारे शीर्षक कहानी संकलन के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान और कहानियों के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें उनके रंगकर्म और नाट्य लेखन के लिए अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान, रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान, पाटलिपुत्र पुरस्कार, सिद्धार्थ कुमार स्मृति सम्मान दिया जा चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि आज राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के इस पेज से मेरे लेखक मेरे शीर्षक सवाल में मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही उनके प्रति अदब और सम्मान प्रस्तुत करते हुए मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, अभी हम लोग बातचीत शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरी आवाज मिल रही है आपको ठीक ठाक? आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हम लोग सर अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक पाठक है संगीता मिश्रा जी, उन्होंने आपसे सवाल किया है कि पहले वो अपना सवाल करने से पहले उन्होंने एक तरह का वक्तव्य जैसा लिखा है कि इस समय में बहुत सारे लेखक हैं जो पुराने और पारंपरिक शैली में लिख रहे हैं, लेकिन वो उनकी आलोचनाएं होती हैं, उन्हें पुरातन कह दिया जाता है। और बहुत सारे नया लेखन हो रहा है, जैसे आकाश में तारे आ गए हैं, कुछ इस तरह से नए नए लेखक आ गए हैं। तो इस पृष्ठभूमि में उनका सवाल जो है वो मैं हूबहू उनकी भाषा में पढ़ देना चाहता हूँ कि वे लेखक और कवि जो अब भी पारंपरिक शैलियों में लिखते हैं और आलोचना झेलते हैं, क्या वे परिवर्तन को अपनाएं या अपनी मौलिक शैली में लिखते रहें? देखिए विशाल जी, संगीता जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि साहित्य की दुनिया कभी पुरातन नहीं होती। नवीनता और प्रयोग धर्मिता, ये दोनों साहित्य का गुण धर्म है। जो लेखक लिख रहे हैं, पहले से लिख रहे हैं, वे तभी अपने समय और अपने समाज में उपयोगी बने रह सकते हैं, या उनका साहित्य तभी हमारे लिए, हमारे जीवन के काम आ सकता है जब वे समय सापेक्ष हो, अपने समय को उकेर रहे हों, अपने समय को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साहित्य में पुराना कुछ भी नहीं होता। अब रही शैलियों की बात, तो शैलियां, भाषा
ये सब यथार्थ के गर्भ से उपजने वाली चीजें, ये अलग से चस्पा नहीं की जाती। और किसी भी विधा की कोई भी जो शैली है या कोई भी परंपरा है, उस परंपरा में सब कुछ ऐसा नहीं होता जिसे आप अपनी पीठ पर लाद करके आगे की यात्रा करते रहें। उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो पुराना पड़ जाता है, जिसे हमें बार बार छांटना होता है, जिसका अपने लिए पुनराविष्कार करना होता है। और उसमें जो परंपरा के बीच जो जीवित अंश होता है, जो हमारे जीवन को स्पंदित कर सके, त्वरा दे सके, ऐसी ही चीजों को लेकर के हमको आगे बढ़ना होता है, चाहे वो शैली हो, भाषा हो, कहन का अंदाज हो, या जीवन के दूसरे रोजगार हो। हर जगह है ये कि परंपरा में सब कुछ ऐसा नहीं होता जिसे हम साथ लेकर, बहुत कुछ मृत होते जाता है समय के साथ साथ, हमको उसको छोड़ना पड़ता है। तो जो भी पुराने लेखक हैं, पहले के लेखक हैं, देखिए आज का समय बड़ा इस मामले में बहुत ही उत्सुकताओं से मुझे भरता है, जिज्ञासु मुझे बनाता है, आंदोलित करता है भीतर भीतर कि कई पीढ़ियां एक साथ लिख रही हैं। अब जब देखिए अभी कि इधर कुछ दिनों से काशीनाथ जी अस्वस्थ हैं, काशीनाथ जी लिख रहे हैं, मेरी पीढ़ी के भी लोग लिख रहे हैं, अब बिल्कुल नई पीढ़ी भी लिख रही है, सक्रिय है। तो इस तरह से आपको यह हर्ष का विषय है कि लेखकों की कई पीढ़ियां हमारे समय और समाज से टकरा रही हैं और साहित्य दे रही हैं। तो यह लेखक को तय करना होता है, स्वयं तय करना होता है कि वह जिस परंपरा में पैदा हुआ, पालित पोषित हुआ और उसने काम शुरू किया, उसमें क्या है जो उसके साथ आगे जाने लायक है, क्या है जिसे उसे अब छोड़ देना चाहिए। एक अनुपयोगी न चादर की तरह या फटी चादर की तरह जिसको उतार कर फेंक देना चाहिए। फेंक देना न भी कहें तो धीरे से, बहुत ही हौले से उसको नीचे रख देना चाहिए। तो ये काम लेखक का है। लेखक हमेशा अपने को नवीन करते रहता है, अपना ही पुनराविष्कार करता है। जो अपना पुनराविष्कार नहीं कर सकता वो भला साहित्य में भाषा, संस्कृति और जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं, जीवन का जो यथार्थ है, उसका अपनी रचनाओं में पुनराविष्कार कैसे कर सकेगा। मुझे लगता है कि संगीता जी को मैं अपनी बात समझा पाया होऊंगा। संगीता लगभग उसी भूमि से आती हैं जिस भूमि से मैं आता हूँ, इसलिए भी संगीता का यह प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बात है सर। इस बात से ही एक नया मेरे मन में एक बात ये पैदा हो रही है कि ये जो परंपरा और जिसको एक नयापन कहते हैं, इनके बीच में क्या कोई बाइनरी का रिश्ता है या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं सर? देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो द्वंद्व भी चलते रहता है और दूसरा दोनों एक दूसरे की निर्मित भी करते हैं, एक दूसरे के निर्माण में भी दोनों की बड़ी भूमिकाएं होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं कि लंबे समय से, बहुत प्राचीन काल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ वर्षों से जैसे जैसे हमारा समाज धन लोलुप होता गया, ज्यादा से ज्यादा हम लालची होते गए, मनुष्य के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रपंची होते गए, दहेज नामक प्रथा हमारी परंपरा से जुड़ी एक बड़े स्तर पर। क्या आज हम परंपरा को अपनी पीठ पर लाद कर चलने के क्रम में, यह भी तो एक परंपरा है, इसको ले चलने की स्थिति में है? स्त्रियों को हमने जिस हाल में रखा अपने समय और समाज में, अपने समाज में खासतौर पर आप देखिए कि जो किसी भी वर्ग की स्त्री हो, उसको जो पुरुष सत्तात्मक समाज ने जिस तरह उसका हर क्षण, हर पल उसका शोषण किया, उसको उसका हक नहीं दिया, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उसको उसकी पसंद का काम नहीं करने दिया, अपनी पसंद का पुरुष वर्ण करने नहीं दिया, और आप तमाम बातें हैं, एक दो बात नहीं है कि जिसको कहा जा सके, तमाम बातें हैं, आप जहां हाथ डालेंगे वहीं कुछ न कुछ निकल आएगा। नहीं दिया। क्या आज आप उस स्थिति में हैं? आप उस स्थिति में नहीं है। समाज को यह देना पड़ रहा है, चाहे अनचाहे, उसकी इच्छा हो ना हो। तो यह आज इस तरह परंपरा जो है वो बहुत भ्रामक शब्द भी है, बहुत भ्रामक शब्द है। इसके साथ मुठभेड़ करते हुए हमेशा
हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ये कभी भी आपको चल सकता है, क्योंकि हम अक्सर परंपरा की, आप देखिएगा कि जितने भी फेनेटिक्स हैं, जितने भी धर्मवीर लोग हैं, या समाज में जितने भी ऐसे लोग जो रूढ़ियां हैं समाज की, वो सब की सब परंपरा की दुहाई देते हुए आपको मिलते हैं। सारे लोग जो रूढ़ियों में जीते हैं, खासतौर क्या वो धार्मिक हो, राजनीतिक भी विचारों की भी जो रूढ़ियां हैं, वहां भी परंपरा को लेकर के एक सब परंपरा की दुहाई देते हैं। लेकिन इसी परंपरा से मुठभेड़ करने के बाद हमें नए रास्ते मिलते हैं, हम नए रास्तों का पुनराविष्कार करते हैं, हम नए ढंग से जीवन का अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि परंपरा सिर्फ स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की चीज है। और परंपरा के साथ यह जो मुठभेड़ है, यह जो संघर्ष है, यह आप परंपरा से अलग होकर नहीं कर सकते। जीवन इतना सहज और इतना गणित की तरह नहीं होता कि आप उस किसी चीज को काट के पूरी तरह अलग, आपको उसके भीतर जा करके तोड़ फोड़ मचानी होती है, तब आप नई किसी चीज की रचना कर सकते हैं। तो परंपरा बहुत भ्रामक शब्द है, बहुत खतरनाक शब्द है, और परंपरा से जूझते हुए मुझको लगता है खास तौर पर जो लेखक है, जो कवि है, जो चित्रकार है, जो संगीतकार है, जो रंगकर्मी है, इसको तो और सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक बात है सर। आपको हिंदी में एक यथार्थवादी कथा लेखन की परंपरा है, उसके हम लोग नजदीक पाते हैं, देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये यथार्थवादी कथा लेखन की परंपरा की क्या कोई सीमा भी है? इसको थोड़ा और ज्यादा इस तरीके से मैं अगर कहूँ तो समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे समय का या किसी भी समय का जितने भी तरह का यथार्थ है, क्या उन सभी यथार्थ को यथार्थवादी परंपरा से समझा जा सकता है या उसकी कोई सीमा भी है? विशाल जी, कोई भी विचार हो, स्थिति हो, घटना हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हो, सीमातीत नहीं होता, सीमा हर चीज की होती है। अब लेखक का काम है ये कि उस सीमा को वो रेखांकित करे, यानी उसकी पहचान करे। अगर लेखक के पास वो जिस यथार्थ को अभिव्यक्त करने चला है उसकी सीमा से वह परिचित है, उसके लिमिटेशंस को वो जानता है, तो मुझको लगता है कि वह उसको विस्तारित कर सकता है। क्योंकि यथार्थवादी परंपरा साहित्य में कोई सिर्फ हिंदी में नहीं है, पूरी दुनिया में इस परंपरा ने अपनी जगह बनाई है। और जहां तक गल्प का सवाल है, गल्प में भारत तो आप देखें, अगर आप भारतीय परंपरा की बात करें तो हम तो कथा सरित सागर वाली परंपरा के लोग हैं ना। गुणाढ़ की बृहत कथा और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, गुणाढ़ की बृहत कथा, तो सोमदेव की ये कथा सरित सागर वाली परंपरा के लोग हैं। हमने यथार्थ को गैर यथार्थवादी कौशल के साथ अभिव्यक्त करने में भारतीय जो कलाओं की जो परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। लेकिन हिंदी में कहानी की जो परंपरा शुरू होती है, जिसको हम गंभीरता से प्रेमचंद के समय से देखते हैं, वो यथार्थवादी परंपरा रही है। और यथार्थ की सीमाएं होती हैं, लेकिन यथार्थ सीमातीत भी होता है अगर लेखक के पास एक सजग दृष्टि हो और यथार्थ को का विश्लेषण करने की क्षमता हो, अपने समय समाज की तात्कालिकता से अलग हट करके भविष्य की तरफ देखने की नजर हो उसके पास। देखिए, रेणु की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं। 53 में रेणु लिखते हैं कि सबको अपनी अपनी टोपी पर अपनी अपनी जात लिखवा ले, जात लिख, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई सारी जातियों का नाम वो लेते हैं। आज आजादी की इतने वर्ष गुजर गए, हम रेणु की जन्म शताब्दी मना चुके, अभी 101 में, और उनका लेखन जिंदा है। उस यथार्थ की सीमा का उन्होंने अपनी रचनात्मकता के साथ अतिक्रमण किया। जी, तो ये बेहद जरूरी है कि, और आपने सही कहा, मैं अपने कोई बहुत ही
हुनर वाला या बहुत प्रयोग धर्मी कथाकार नहीं मानता। मैंने ये कोशिश की है कि जो यथार्थ का घेरा है, उस घेरे के बीच रहकर भाषा और कहन शिल्प दोनों स्तर पर कुछ नया रचा जा सकता है कि नहीं, इसकी कोशिश की है मैंने। यथार्थ के बाहर जाकर उसको अर्जित करने की कोशिश शायद नहीं की है मैंने। अगर जाने अनजाने कभी कुछ हुआ हो, कुछ लिखने के क्रम में रॉन्ग में कहीं कुछ ऐसा हो, लेकिन सोचकर ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने यथार्थ के दायरे में रहकर यथार्थवादी पर जो कहन की और भाषा की जो का जो स्वरूप है, उसके भीतर रह करके मैंने अपने कथ्य को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। उसके भीतर ही प्रयोग धर्मिता अपनाने की कोशिश की है। उसके भीतर से ही नए अखुए कहीं से उग आए, ऐसी उर्वरा भूमि की तलाश उस घेरे के भीतर ही की है। ठीक बात है सर। आ, आपने जो नाटक लिखे हैं जी उसमें जैसे माटी की गाड़ी की पुनर्रचना की, उसको फिर से शूद्रक के मृच्छकटिक की माटी जी गाड़ी शीर्षक जी से। जी जी सर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि आपको एक एक पुराने समय का नाटक, संस्कृत में बहुत नाटक लिखे गए हैं, बहुत अच्छे नाटक हैं, वो अपने समय को ठीक से पढ़ा जाए तो वो उसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। तो उनके बीच से आपने चयन किया, मृच्छकटिक का चयन किया और उसकी अपने समय में, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी आपके समय में कि आपको लगा कि मृच्छकटिक की ही पुनर्रचना की जानी चाहिए? लेखक के बतौर आपके चयन का आधार क्या था? क्यों किया सर आपने? विशाल जी, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि शूद्रक का ये मृच्छकटिकम संभवतः संस्कृत का अकेला नाटक है जो दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में अनुदित हुआ, रूपांतरित भी हुआ और पुनर्रचित किया गया। दुनिया की कई भाषाओं में ऐसा हुआ। संस्कृत के और भी भास के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, कालिदास के नाटक प्रसिद्ध हैं। सबके बावजूद सबसे ज्यादा अनुदित और मंचित होने वाला संस्कृत का यह नाटक। क्या कारण है? यह जीवन को संपूर्णता में अभिव्यक्त करता है। यह एक राजनीतिक नाटक भी है, यहाँ प्रेम भी है। जीवन के जो छोटे छोटे कार्य व्यापार हैं, वो यहाँ रंग व्यापार में, नाट्य व्यापार में आपको अभिव्यक्त होते हुए दिखते हैं। आप अभी के समय को देखिए, ये 87 वगैरह की बात है, 87 में इस नाटक की पुनर्रचना की थी मैंने। तो 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष का समय साहित्य के लिए और कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। आप देखिए कि आपके समय में सत्ता के इर्द गिर्द कैसे असंवैधानिक शक्तियां उगा रही है। एक व्यक्ति जो सत्ता के केंद्र में होता है, उसके इर्द गिर्द ढेर सारे छत्र उगाते हैं और वे तमाम लोग जनता का शोषण करते हैं, या उनकी ताकत इतनी कई बार बढ़ जाती है कि जनता त्राही त्राही कर उठती है। आप शकार को याद कीजिए, पूरे नाटक में राजा कहीं नहीं आता है, राजा दिखता नहीं है, राजा की चर्चा भर है, और राजा का जो साला है शकार, वह उस नाटक के केंद्र में है। एक तरह से आप देखिए, दूसरी तरफ उस नाटक के केंद्र में चारुदत्त और वसंत सेना है। चारुदत्त और वसंत सेना का प्रेम है। वसंत सेना जो रूप और धन ऐश्वर्य सबकी स्वामिनी है, दरिद्र हो चुके चारुदत्त से प्रेम करती है। उसमें एक पंक्ति आती है कि बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो विश्वास जो आज के समय में सबसे ज्यादा खंडित है, जो सबसे ज्यादा दुर्लभ हो गया है, जिसको ढूंढने हम अपने जीवन में निकले तो त्राही त्राही कर उठते हैं हम, कहीं हमको विश्वास नहीं मिलता है। हर जगह हम मनुष्य डरा हुआ है, कब कौन किसकी गठरी काट ले जाए, कब कौन किसकी गर्दन काट ले जाए। प्रपंच का ये आलम है। आप बताइए कि ऐसे समय मृच्छकटिकम से ज्यादा सार्थक और कौन सी रचना हो सकती है, जिसको बार बार पढ़ा जाए, जिसको बार बार देखा मंचित किया जाए, या पुनर्लेखन जिसका किया जाए। तो हमारे जो देश और समाज की राजनीतिक स्थितियां हैं,
वे मृच्छकटिकम को बिल्कुल एक नई रचना की तरह, इस 21वीं शताब्दी की रचना की तरह, बिल्कुल आज अभी 21 मार्च 2021 की रचना की तरह जीवित रखे हों। ये हालत है हमारे समाज का। आज भी आपको सैकड़ों शकार मिल जाएंगे आपके समाज में। तो ये है, एक तो ये कारण, यथार्थ का कारण। दूसरा कारण ये था कि जो लोक है वो उसका जब मानकीकरण होता है, एक ऐसा ही एक फॉर्मूला है, कहा जाता है, तो वो शास्त्र में बदलता है। तो सोचा कि शास्त्र जब लोक में की तरफ आए, वापस लौटे, तो उसका स्वरूप क्या होगा। संस्कृत जो एक शास्त्रीय भाषा के रूप में हमारे समाज में स्थापित है, जब वो भोजपुरी जैसी लोक भाषा से टकराएगी तो उसकी ध्वनियां कैसी होंगी। जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए जो उसमें भाषा का जो कौशल होता है, आप बेहतर जानते हैं चीजों को, जो हुनर होता है भाषा का, उसमें जो कई चीजें होती हैं, कौतूहल होता है भाषा में, और जो बिट ह्यूमर तमाम चीजें हैं जो भाषा में होती हैं, वो जब भोजपुरी भाषा जब संस्कृत से टकराए तो कैसे क्या निकल करके आता है। क्या हम भाषा के स्तर पर नया कुछ रच पाते हैं जो हमारे लिए अभिव्यक्ति का एक नया रास्ता खोल दे। एक कारण यह भी था उस नाटक के निकट जाने का। उसकी आप उस नाटक के सारे गीत भोजपुरी में हैं और संवाद भोजपुरी मिश्रित हिंदी में। जी। आपने एक आलेख आपका है विदूषक की खोज, तो पहले करीब 10 साल पहले जी लिखा था। हाँ, लगभग, और पहले या 10 साल पहले लगभग। हाँ, 10-12 साल ऐसा मुझे लग रहा है, हो जी सकता है जी थोड़ा पहले का हो। जी जी तो उसमें एक तरह की आपने लगभग, अगर मुझे ठीक-ठीक याद आ रहा है, तो इस तरह की छवि मेरे मन में है कि आपने कहा कि अभी भारतीय राजनीति में भी वो विदूषक की खोज करना बाकी है, और असल प्रतिपक्ष जो है इस समय वो विदूषक ही है। रंगमंच पर जो सत्ता का असल जी प्रतिपक्ष है, जी। वो विदूषक है। देखिए, विदूषक वंशी कौल नहीं रहे, पिछले दिनों उनका देहावसान हो गया। उन्होंने विदूषक पर काफी काम किया था, और स्वयं उन्होंने एक बार एक बातचीत में कहा था कि विचारक होगा विदूषक आने वाले समय में, क्योंकि विचारक रहा है विदूषक। अब हमारी परंपरा में, थोड़ी देर पहले हम लोग अपनी परंपरा की बात कर रहे थे, नारद क्या है, नारद से बड़ा विदूषक है। लेकिन आप देखिए, नारद निर्भय होकर, निडर होकर के जिस तरह बातें करते हैं और जिस तरह संदेश को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं निर्भय होकर, तो हमारी जो रंगमंच की जो परंपरा रही है, उस पूरे परंपरा में विदूषक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। कई लोक नाटकों की जो परंपरा रही है, उसमें विदूषक बहुत ताकतवर उपस्थिति रही है। संस्कृत नाटकों में अमूमन आप देखेंगे कि नायक के साथ एक विदूषक लगा हुआ है, कहीं वसंतक, कहीं मैत्रेयी। तो उसका काम क्या है? विदूषक के पास यह अधिकार है कि वह राजा पर, अब एक मलयालम में एक नाटक का फॉर्म है, एक रूप है, उसमें विदूषक जो है सो कान पर पान का बीड़ा रखता है, और उसको ये हक रहता है कि प्रेक्षागृह में अगर राजा बैठा हो तो वो राजा के विरुद्ध भी टिप्पणी कर सकता है। तो यह ताकत, तो विदूषक सिर्फ हंसने और हमने उसको आम बोलचाल या मुहावरे में हमने उसका अर्थ बदल दिया है, लेकिन आप गंभीरता से अपनी परंपरा को देखें, ठीक है, एक शब्द के या एक संज्ञा के हजारों अर्थ हो सकते हैं, उसकी हजारों अर्थ छवियां हो सकती हैं, और उन अर्थ छवियों का हम समय समय पर साहित्य में या अभिव्यक्ति की दूसरी विधाओं में उपयोग करते रहे हैं। तो विदूषक के पास यह था, लेकिन सत्ता के पास, क्योंकि वह साहसी होता है, वह निडर होता है, उसकी निर्भयता, और यह विदूषक हो सकता है प्रतिपक्ष, लेकिन वह निर्भयता क्या आज की राजनीति में प्रतिपक्ष के पास भी बची? प्रश्न ये उठता है। तो ये है, ये आपने सही याद दिलाया। उस लेख में इस तरह के कई उदाहरण हैं अपने लोक नाटकों से, संस्कृत नाटकों से, जिसमें ताकतवर विदूषक की उपस्थिति
को मैंने चिन्हित करने की कोशिश नारद वाला जिक्र भी उसमें आपने किया है, जो जी भी आप जी जी देखा था मैंने। तो ये तो है सर। आ, सर ये आ, आपने धरती आबा जो नाटक लिखा है, वो बिरसा मुंडा के के जीवन पर जी जी उनके जीवन पर, उनके उलगुलान पर, और जी जो मुंडा आदिवासी समूह है उनकी जी जीवन आकांक्षाओं इच्छाओं पर है। आज की तारीख में आदिवासी शब्द एक एक राजनीतिक शब्द भी हो गया है एक तरीके से। जैसे आप आदिवासी कहते हैं तो उसकी एक राजनीतिक छवि भी होती है। और लेकिन इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो जीवन परिस्थितियां हैं आदिवासियों के सामने, वो लगभग उनके अस्तित्व को ही खत्म कर देने पर उतारू है। तो ये भारतीय लोकतंत्र जो इस दिशा में बढ़ा है कि अपने ही एक नागरिक समूह को खत्म कर देने की तरफ बढ़ गया है। वो लगभग अब पिछले 7-8 सालों से, 10 सालों से ऐसी छवियां आदिवासियों के संघर्षों को लेकर के, आदिवासियों के जीवन आदर्शों, जो जिस तरह की जीवन परिस्थितियों को उन्होंने झेला है और जैसा वो खासतौर से स्त्री पुरुष के संदर्भ में, अपने सामूहिक जीवन के संदर्भ में जिस तरह का एक वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अब उन पर कोई बात नहीं होती। तो क्या ये इसका इन इन दोनों परिस्थितियों का लोकतंत्र से कोई लेना देना है? बिल्कुल, बहुत गहरा लेना देना है विशाल जी। ये राजनीति निरपेक्ष हम नहीं रह सकते। राजनीति ऐसी चीज है कि आप राजनीति निरपेक्ष नहीं रह सकते। यह समय इस मामले में यह समय बहुत ही क्रूर है। हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है और होना तय है। जैसे आपने कहा कि आदिवासी एक राजनीतिक शब्द बन गया है, वैसे ही गांधी, देखिए इसके दोनों पक्ष हैं, अच्छे पक्ष भी होते हैं, बुरा पक्ष भी होता है। हरिजन शब्द स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक राजनीतिक शब्द था। आज दलित ने उस शब्द को रिप्लेस किया और वह भी एक राजनीतिक शब्द है। धीरे धीरे हमारे समाज की कटुताओं, विसंगतियों और प्रपंच ने स्त्री शब्द को भी धीरे धीरे राजनीतिक शब्द बना दिया है। मैं तो यहां तक मानता हूँ वो होने लगा है। जी, ठीक बात। इस सब के बावजूद जिन चीजों की तरफ आपने संकेत किया, यह पूरी दुनिया में वर्षों से चल रहा है। यह सब पूंजी का खेल है। पर्दे के पीछे, इसके पीछे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमको न दिखाई देती हों उस तरह बहुत स्पष्टता के साथ, लेकिन यह पूंजी का खेल है। अगर इस देश का आदिवासी बिना विकसित हुए, बिना उसकी जीवन स्थिति बदले समाप्त हो जाए, तो पूंजी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप देखिए, हम हिंसा की बात करते हुए राज्य की हिंसा के बारे में भूल जाते हैं। राजनीतिक हिंसाओं को अक्सर याद करते हैं, लेकिन जो राज्य की हिंसा होती है हमारी नजर उस पर नहीं होती। आप देखिए, मैं बस्तर में रहा हूं, मैं 2 वर्ष बस्तर में रहा। जितना झारखंड बिहार का हिस्सा रहा है और हम लोग का गहरा रिश्ता रहा है, मैं रांची में रहा हूं कुछ दिनों। आप देखिए कि कुछ भी आदिवासी का अपना नहीं बचा। जिस देश में आदिवासी अपनी ही जमीन पर अपना ही पेड़ 10 रुपये 20 रुपये मजदूरी के लिए काट करके किसी व्यापारी को ले जाने की अनुमति दे रहा है, लंगोटी पहनकर वो अपनी ही जमीन का अपना पेड़, साल का 100 वर्ष और 200 वर्ष पुराना पेड़ काट करके उसके ट्रक पर लाद देता है और उसको दिन भर की मजदूरी मिलती है। हमने उसको वहां पहुंचा, उसकी सारी संपत्ति हमने हड़प ली। तो ये है, और यह पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी आप अमेरिका का इतिहास देखिए, वहां के जो नेटिव्स है आज वो खत्म है, उन्हें एक बाड़े में रख दिया गया। उन्होंने संस्कृति का एक पीस बनाकर, एक टुकड़ा बनाकर उनको संरक्षित कर दिया गया। यह भी तो कोई दुनिया का सबसे विकसित ताकतवर देश है। तो ये सब पूंजी का खेल है।
जैसे जैसे पूंजी का खेल हिंसक होता जाएगा और गहराता जाएगा, दुनिया से इस तरह के समूह नष्ट होते जाएंगे। वही जिएगा जो प्रपंची होगा, जो छली होगा, जो हिंसक होगा। ये ये आपके हमारे सामने है, इसके अनंत उदाहरण हैं। इसीलिए दुनिया में जो जातीय आंदोलन है, जातीय मैं कह रहा हूं तो ये भारत में जो जातियों का समूह है, मैं एथनिसिटी की बात कर रहा हूं, कि जातीय आंदोलनों के पैदा होने और उनके चलने का यही एक कारण है कि हमारा जीवन खतरे में है। हमारे जीवन का जो भी शुभ पक्ष है, मंगल पक्ष है, जो नैसर्गिकता है हमारे जीवन की, उसको पूंजी ने धीरे धीरे निकल लिया है और विकास के नाम पर प्रपंच करते हुए उन्हें शिक्षा, भोजन, वस्त्र सबसे वंचित करते हुए हम कागज पर सब कुछ दे रहे हैं। लोग तुरंत बहुत सारी चीजों का हवाला देने लगते हैं कि रिजर्वेशन है, ये है, वो है, क्या नहीं है उनके लिए। लेकिन यह सब तमाशा है। इस तमाशे के पीछे जो नष्ट हो रहा है उनका जीवन, जिस तरह उनकी संस्कृति को बचाने का अर्थ यह भी नहीं है कि उन्हें लंगोटी में रखा जाए, तो यह भी नहीं है कि उनका सब कुछ हर लिया जाए और वे एक दिन खाली हाथ आपके सामने खड़े उसी तरह। तो ये खेल चल रहा है, यह खेल राजनीति कर रही है और राजनीति के पीछे पूंजी की ताकत होती है। आजकल पूरी दुनिया में ये ताकत काम कर रही है और इसी ने सब कुछ किया है। तो ये संकट भरा समय है और सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, और भी ऐसे ढेर सारे समूह। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम लोगों के मन में एक पैदा होता है कि पूंजी अपना काम कर रही है और जो राज्य सत्ता है वो अपना काम कर रही है, वो उनका पहलू है। लेकिन जब मेरे ख्याल से 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में ये जो हिंदी क्षेत्र का या मैदान के इलाकों में रहने वाला मध्य वर्ग था, उसका एक एक संबंध, उसका एक जुड़ाव, वैचारिक जुड़ाव, उसका एक सांस्कृतिक बहनापा जैसा रिश्ता इन आदिवासी आंदोलनों के साथ था, वो अब बिल्कुल खत्म सा हो गया है। अब की तारीख में जब मैं किसी से बात करता हूँ, जब जैसे ही हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं आदिवासी, तो आदिवासी की एक तुरंत एक दूसरी छवि राज्य विरोधी और नक्सली और इस तरीके से कि बहुत सारे लोग, मतलब मैं इसको कहूँ तो बहुत सारे लोग उसको अमानवीय तक समझने, मतलब ये अर्थ भर दिया गया है। ग्लोबल गांव के देवता में रणेंद्र जो है किस तरह की बात जो वो करते हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा, कैसे हो पाया होगा कि मैदानी इलाकों का मध्य वर्ग इन इन संदर्भों से, सांस्कृतिक और जरूरी आंदोलनों से बिल्कुल कट गया। और ऐसा भी नहीं है कि आदिवासियों का आंदोलन यदि खत्म हो जाएगा तो मध्य वर्ग जो हिंदी क्षेत्र का है, मैदानी इलाकों का है, वो बचा रहेगा, वो भी उसकी चपेट में आएगा। तो ये कैसे हुआ सर, क्यों? देखिए, यही तो खेल है पूंजी का। ढेर सारे शब्द, ढेर सारे अर्थ, ये सब कुछ बदले जा रहे हैं। मध्यवर्गीय जो जीवन था, आप जो कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत उनका जुड़ाव था, वो जुड़ाव खत्म हो गया। उनके प्रति अगर सहकार की कोई भावना थी, साझापन की कोई भावना थी, वो खत्म हो। क्या क्या हमने, राजनीति ने क्या किया? राजनीति यही करती है, पूंजी यही करती है कि वे जो शब्द हैं, जो या जो समाज का व्यवहार है, आचार व्यवहार है, जो उसको एक झूठ बोल करके, उस झूठ को बार बार बोल बोल करके उसमें नए अर्थ भर दिए जाते हैं और ठीक वही अर्थ भरे जाते हैं। आप सिर्फ आदिवासी की बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कि मुस्लिमों की क्या स्थिति है। मुस्लिम कहते ही इस राजनीति ने एक ऐसी छवि बना दी है कि मुस्लिम कहते ही लगता है लोगों को, बहुत सारे लोग मध्य वर्ग को अब ये लगने लगा कि वो हमारे दुश्मन है, जबकि ऐसा है नहीं। वे भी आपके देश, समाज, आपके जीवन का उसी तरह हिस्सा है। वे सारी तकलीफें झेल रहे हैं जो आप झेल रहे हैं। तो यही खेल राजनीति करती है। राजनीति ने धीरे 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 धीरे
आदिवासियों की एक ऐसी छवि बनाई कि वे हत्यारे हैं, वे नक्सली हैं, वो विकास विरोधी हैं। ये सब रचा गया, ये प्रपंच रचा गया। ये सब प्रपंच पूंजी ने राजनीति का उपयोग करते हुए किया। और अगर ऐसा ना हो तो बस्तर की धरती के पीछे जो अकूत खनिज संपदा जो छिपी हुई है, टिन का जो अयस्क है, जो कोरंडम है, जंगलों में जो वनोपज और बेशकीमती लकड़ियां हैं, उसकी अपनी नैसर्गिकता है। वो सब कैसे, उसका हरण कैसे होगा, उससे व्यवसाय कैसे होगा? तो जब तक आप उनको अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, और मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, सारे सुखों का उपभोग करने के लिए सबसे लालायित वर्ग है, लार टपकाता हुआ वर्ग है, तो सबसे ज्यादा तो इसी को प्रभावित करना है, राजनीति को। सो राजनीति ने किया। आज मुस्लिमों के साथ हमारे देश और समाज में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। या और भी कई समुदाय हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी ये हुआ। तो ये खेल है, और ये इसमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है। ये खेल दिख रहा है, लेकिन एक हिस्टीरिया फैला दिया गया है, एक मर्ज, एक रोग, जिस रोग के चलते मध्य वर्ग अंधा हो चुका है अपनी लिप्सा में। मध्य वर्ग की जो दूसरी भूख है, दूसरी लिप्साएं हैं, उसको उभार दिया गया है, और उनको ये समझाया जा रहा है, लगातार उनके कान में ये भरा जा रहा है कि यह सब कुछ तुमको तभी मिल पाएगा जब ये नहीं होंगे। इनको नष्ट करो, या नष्ट करने में हमारी मदद करो। तो ये खेल है, ये पूंजी का खेल है, और ये चल रहा है। इस बातचीत से ही एक सवाल निकल रहा है, जिसे इंद्र विजय सिंह ने पूछा है कि ये इससे बाहर निकलने का, इससे निजात पाने का कोई उपाय है क्या? देखिए, ये बता पाना मुश्किल है, एक लेखक के लिए तो खास तौर पर मुश्किल होता है। हम जितना ज्यादा मनुष्य बने रह सकेंगे, क्योंकि देखिए आज संबंध सबसे ज्यादा आफत संबंधों पर है। मैं वही बात कर रहा था, आदिवासियों से मध्य वर्ग के जिस संबंध की आप बात कर रहे हैं, तो मूल वहीं पर है कि सबसे ज्यादा खतरा हमारे संबंधों पर है। मनुष्य का मनुष्य से जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो खतरे में। हम इस संबंध को जितना बचा पाएंगे, नैसर्गिक रूप से हम जितना एक दूसरे के प्रति उदार, सहिष्णु और स्नेहिल हो पाएंगे, एक दूसरे का दुख और संघर्ष साझा करने की जितनी ज्यादा शक्ति अपने भीतर अर्जित कर पाएंगे, हम इस समाज को बचाने की कोशिश कर सकते हैं उसी शक्ति से। अगर आप देखिए, इस महामारी ने क्या किया, मनुष्य से मनुष्य के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। तो इस तरह से लेखक सिर्फ ये कर सकता है कि वह अपने साहित्य के माध्यम से मनुष्य का, जो मनुष्य से रिश्ता है, उसमें गर्माहट बनी रहे, उसमें ऊष्मा बनी रहे, उसमें उत्सुकता बनी रहे, उसमें जीवन का संचार होता रहे। ऐसा साहित्य लेखक यही कर सकता है, और समाज को इसी रिश्ते को बचाना है। मनुष्य से मनुष्य का जो रिश्ता है उसको बचाना है। अगर समाज बचा पाता है इस रिश्ते को जितना ज्यादा उतना ज्यादा वह बेहतर जीवन जी सकेगा। सर, बतौर लेखक आपके मन में कोई प्लॉट जब आता है, तो ये लेखक कैसे तय करता है कि वो कहानी में वह प्लॉट ठीक से व्यक्त हो सकता है, या नाटक में हो सकता है, या कोई दूसरी विधा या दूसरा माध्यम उसके लिए अपनाया जाना चाहिए जिसमें वो ठीक क्या इस तरह की उलझन बतौर लेखक आपके मन में, आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसके सामने ये सवाल कभी पैदा होता है? बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत शक्तिशाली ढंग से तो नहीं। अमूमन मैंने पहले ही अपनी बातचीत के भीतर आरंभ में ही ये बात कही थी कि हर रचना के भीतर उसकी भाषा, हर रचना की यथार्थ के भीतर उसकी भाषा और उसका शिल्प दोनों छिपा होता है। तो लेखक को ये तय करना पड़ता है कि वो इस पर कहानी लिखेगा, वो जिसमें अपने को ज्यादा बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सके,
बहुत सारे लोगों ने कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास सब कुछ लिखा है, आलोचना सब कुछ लिखा है। तो मुझको लगता है कि यह यथार्थ से ही तय होता है। और व्यक्तिगत रूप से जहां तक मेरी बात है, मैं हर बार एक बच्चे की तरह थरथराता करता हूँ, कोई भी नई रचना शुरू करने से पहले कांपता हूँ। मेरे लिए वो मेरी पहली रचना होती है, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, कुछ भी हो। और कहानियों में खास तौर पर प्रवेश का मेरा कोई रास्ता पहले से तय नहीं होता है। मैं कभी किसी पात्र को लेकर, कभी किसी घटना को लेकर, कभी किसी विचार को लेकर किसी भी रास्ते कहानी में प्रवेश कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर, मैं पहले से तय करके कि मैं इस पात्र के माध्यम से ही कहानी कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ। ये ये मेरी अपनी कमजोरी है, भी हो सकती है, लेकिन ये सत्य है। तो मुझको लगता है कि कुछ विषय, कुछ तो निश्चित रूप से कुछ विषय ऐसे होते होंगे जिनका जिनकी अभिव्यक्ति नाटक में ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकती है, लेकिन दोनों में अच्छे ढंग से हो सकती है। भिखारी ठाकुर के जीवन पर कई चीजें लिखी गई, संजीव ने उपन्यास लिखा, मैंने नाटक लिखा, और लोगों ने भी नाटक लिखा। इसी तरह महेंद्र मिश्र जो भोजपुरी के बड़े गायक थे, उनके जीवन पर कई उपन्यास आए, नाटक आया किसी का। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन ये लेखक की सामर्थ्य पर ये सब कुछ निर्भर करता है, उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जी, नहीं सर, अब हर लेखक की अपनी एक रचना प्रक्रिया होती है और अपने तरीके से वो व्यक्त करते हैं। जी। आ, आपने भिखारी ठाकुर पर लिखा, उनके विदेशिया उनको इस्तेमाल करते, उसका इस्तेमाल करते हुए, वो भोजपुरी समाज को लेकर के केंद्रित है। आज की तारीख में, यानी कि जब हम 2021 में बात कर रहे हैं, तो विदेशिया शैली का क्या भोजपुरी समाज पर अब अभी कोई असर है, खास तौर से जो पीढ़ी 90 देखिए, के बाद पैदा हुई है? मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ। देखिए, जो जितना ही हम स्थानीय होंगे भाषा के स्तर पर, कहानी के स्तर पर, यथार्थ के स्तर पर, उतना ही वैश्विक होंगे। वैश्विक आप तभी हो सकते हैं जब आप स्थानीय, पहली बात। दूसरी बात की, मैंने जो नाटक लिखा वह विदेशिया शैली की नकल नहीं। एक तो कि उनका नाटक था विदेशिया, कालांतर में वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनके हर काम को लोग विदेशिया कहने लगे, जबकि उनके काम का नाम अलग अलग था। अब उनके काम को, काम करने का जो तौर तरीका था, जो उनका शिल्प था, उसको क्या कहा जाए, तो जगदीश चंद्र माथुर ने उसको विदेशिया कहा कि सारे काम को विदेशिया नाम एक दिया जाए। बहरहाल, तो नाटकों के आलेख में मैंने जो प्रयोग किए वो ये था कि हमारे आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति में वहां से कौन सी युक्ति हमारे काम आ सकती है, कौन सी युक्ति है उस रंगमंच की जो हमारे आधुनिक रंगमंच पर हमारे काम आ सकती है, जिससे हम अपना आधुनिक समय और समाज अभिव्यक्त कर सकें। जो नहीं आ सकती थी जो युक्ति, उसको छोड़ दिया हमने, उसका पीछा नहीं किया हम लोग। तो ये है। तो अभी जीवन बदल रहा है, जीवन के बहुत सारे जीवन में बहुत सारी नई चीजें शामिल हो रही हैं। तो किसी एक चीज को लेकर के रूढ़ बने रहना या उस चीज को लेकर एक जिद्दीपन के साथ टिके रहना प्रयोग के स्तर पर उचित नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा नया, नवीन सोचा जाना चाहिए। अगर उसमें जो मैंने लिखा उसमें हो सकता है कि बहुत कुछ पुराना हो, जो आज हमारे काम बहुत सरलीकृत हो, बहुत आज हमारे जीवन की जटिलताओं को वो अभिव्यक्त न कर पाए, तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया काम किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, प्रकाश देवपुलिश जी हैं, जिनका एक सवाल है आपसे कि उन्होंने कहा है कि आपने गोष्ठियों में चर्चाएं की हैं और ये बात स्वाभाविक भी लगती है उन्हें कि पात्रों की व्यथा कथा में लेखक को अंदर तक शामिल होना होता है और रचना के क्रम में उसे बार-बार रोना तक पड़ता है। तो उनका सवाल है कि आपका उपन्यास अग्निलीक का आरंभ और अंत हत्या से होता है। इन हत्याओं को बुनते समय आपकी मनोदशा क्या रही?
ये प्रकाश देवकुली जी का सवाल। क्या होगी? एक सच तो ये है कि हम एक हत्यारे समय में जी रहे हैं। कोई ऐसा आप सिर्फ इसलिए जीवित हैं कि आपके मारे जाने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। यह समाज इतना हिंसक हो चुका है कि अगर उसे पता चले किसी को कि आपकी को मार दिए जाने से यह लाभ हो जाएगा उसको, तो वो आपको समाज मार देगा। समाज का वह व्यक्ति जिसको लाभ होने वाला होगा आपको तो हत्याओं से यह एक सांकेतिकता भी है, एक प्रतीक के रूप में भी इन दोनों हत्याओं को लिया जाना चाहिए। उपन्यास भी हत्या से भी शुरू होता है और हत्या से ही उसका अंत भी होता है। तो इन दो हत्याओं के बीच जो हमारा समय और समाज है, उसमें भी कई हत्याएं हैं जो कई जगह दिखती हैं, कई जगह नहीं दिखती। ये सच है कि लेखक को अपने पात्रों को रचते हुए जितना तटस्थ रहना चाहिए उतना ही उसका जीवन भी धारण करना पड़ता है। और साथ साथ ये बड़ा अजीब सा खेल है। इस खेल को समझ पाना थोड़ा कठिन है कि आप स्वयं उस पात्र का जीवन भी धारण करते हैं कई बार लिखते हुए, और उतनी ही निर्मम तटस्थता के साथ उसको लिख रहे होते हैं, उसके साथ भी होते हैं सृजन की प्रक्रिया में। ये बहुत उथल पुथल भरी प्रक्रिया होती है। एक तो ये कि ये सच कहा कि कई बार ये होता है, दोनों चीजें होती हैं। और फिर रहा सवाल कि ये हत्याएं, तो यह हत्याओं से भरा हुआ समय है। आप जरा सा ध्यान से अपने को केंद्रित करके अपने समय और समाज की आहट को सुनने की कोशिश कीजिए। आपको अनंत चीखें सुनाई पड़ेंगी। आपके बगल में आपके हो सकता है कि आपके घर में हत्या हो रही हो और आपको पता नहीं। हत्या का मतलब सिर्फ गर्दन काट देना नहीं होता है। हत्या के रूप अनेक है। आपकी कोई एक निर्दोष पवित्र इच्छा, लालसा, जो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाने जा रही, उस लालसा का दमन कर देना, उस इच्छा का दमन कर देना, उस चाहत को मार डालना, यह भी तो एक हत्या है। ठीक बात। और आपके कहानी संग्रह का शीर्षक ही बसंत के हत्यारे है जी, जो, जी। तो उसकी भी केंद्रीयता इस चीज में है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये हत्या जिस तरीके से भी अपने पूरी बात को साझा किया है, समझाया है, तो मुझे लगता है कि हमारे समय के जो कुछ केंद्रीय रूपक बनेंगे, कुछ केंद्रीय पदबंध बनेंगे, उसमें हत्या एक होगी। वो ये ये मेरी समझ से ये सच है। और आप इसको एक घबराए हुए, डरे हुए लेखक का भी बयान मान सकते हैं, जो अपने समय में की इन हत्यारी ध्वनियों से कांप भी रहा है, लड़ भी रहा है। उस पर विजय भले ना पा रहा हो, लेकिन जो निरंतर संघर्ष कर रहा है उससे भयभीत भी होता है, क्योंकि वह देवता नहीं है, वो मनुष्य है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। मेरे पूरे लेखन में जहां कहीं भी हत्या और वसंत, ये दोनों बार बार आते हैं। वसंत जिस उल्लास और जिस जीवनेच्छा और जिस नैसर्गिक जीवन का प्रतीक है, हत्या उसका ठीक विपरीत पद है। और ये हो रहा है हमारे समाज में। ठीक बात है। सर, आप का आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक आंदोलन में हिस्सेदारी करते हुए, भागीदारी करते हुए भी गुजरा है। और ये एक लेखक के लिए एक स्वाभाविक है कि वो ये दोनों चीजें एक दूसरे की मदद करती हैं कि एक लेखक को उसका सांस्कृतिक आंदोलन में भाग लेना भी करता है। लेकिन आज की तारीख में जबकि थोड़ी देर पहले जिस पूंजी को लेकर के हम लोग बात कर रहे जी, थे, जी। उसने इतने भुलावे प्रस्तुत कर दिए हैं मध्य वर्ग के सामने और भी दूसरे लोगों के सामने, जो मूलतः लेखन में और सांस्कृतिक कर्म में संलग्न तबका था, मध्य वर्ग था। उसके सामने इतना मुगालता फैला दिया है और उसको डिफर करने के, डाइवर्ट करने के इतने सारे इंतजाम कर दिए हैं। ऐसे दौर में 90 से पहले
के दौर में एक सांस्कृतिक आंदोलन करते हुए अपने समय को, अपने समाज को एक धुरी की तरफ ले आना, एक बेहतर प्रगतिशील समाज में तब्दील करने का सपना देखना और उस सपने को के लिए कोशिश करना। 90 से पहले कितना आसान या कितना मुश्किल था और 90 के बाद और खास तौर से 2014 के बाद अब वो कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, सन 74 में जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसी काल की उपज है। वह आंदोलन कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, उसके वैचारिक पक्ष पे उसके सफलताओं और उसके वैचारिक जो उसमें अंतर्द्वंद थे, उसके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पर मैं बात नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम लोग उस दौर की उपज, हमारी पैदाइश ही सड़क पे हुई। मैं आप संस्कृति की दुनिया में हमारी पैदाइश ही सड़क पर हुई, आप समझिए। तो वो दौर था। उस समय एक तरफ वामपंथी आंदोलनों का भी दौर था और समाज में इतना कुछ बचा हुआ था अभी, और विरोध की, रचनात्मक विरोध की यह ताकत बची हुई थी कि वह मनुष्य के प्रतिपक्ष में जो ताकतें खड़ी थी, उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो सके। छोटा ही वर्ग सही, बहुत ज्यादा लोग ना हो, कम ही लोग हों, लेकिन लोग होते थे, लोग संगठित होते थे। विभिन्न संगठनों के भी अंतर द्वंद होते हैं, उनकी भी दांव पीछ होते हैं, वो मैं उन सबको किनारे करके ये बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे और इसमें मध्य वर्ग की बड़ी भूमिका होती है, शहरों में तो खास तौर पर। तो आप देखिएगा कि धीरे, और इसका बौद्धिक समाज भी मध्य वर्ग से ही आता है। आंदोलनों का जो बौद्धिक समाज है, या जिसको इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज आप कहते हैं, वो बौद्धिक एक्सरसाइज जो है वो मध्य वर्ग ही करता है। तो धीरे धीरे लेकिन हुआ क्या कि मध्य वर्ग के सपने बदलने लगे, मध्य वर्ग की सोच और समझ बदली। वही बात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि पूंजी ने और राजनीति जो है उसके साथ साथ राजनीति पिछलगुआ बनती गई, पहले भी थी, कुछ ज्यादा बनी। अब जैसे जैसे राजनीति पंगु होती गई पूंजी के सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो मूल्य थोड़े बहुत जीवित रह गए थे, या 74 के आंदोलन में जो जिन थोड़े बहुत मूल्यों का पुनराविष्कार हुआ था, वे सब के सब नष्ट हो गए, वे जीवित नहीं बचे। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे, ऐसी स्थिति में होना क्या था कि राजनीति पंगु होती गई, क्योंकि कोई भी जो सामाजिक आंदोलन है, उस सामाजिक आंदोलन के पीछे गहरी जीवन दृष्टि, राजनीतिक जीवन दृष्टि बेहद जरूरी होती है। ऐसी जीवन दृष्टि जिसके राजनीतिक निहितार्थ बेहद स्पष्ट हो और जनपक्षीय हो, ये जरूरी होता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन बिना किसी राजनीतिक दृष्टि के, आपकी सामाजिक दृष्टि बिना राजनीतिक, मैं राजनीतिक दृष्टि की बात जब कर रहा हूं तो राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा। जी, ठीक बात है। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि ठीक इसके उल्टा हुआ। जो राजनीतिक दृष्टि हमारी बनी, उसको राजनीतिक दलों ने उसका अपहरण किया, उसके अपने लिए सत्ता के निकट रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता न मिल पा रही हो तो प्रतिपक्ष में रहते हुए सेंध लगाकर सत्ता का सुख भोगने के लिए उपयोग किया। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि आंदोलन धीरे धीरे खत्म होते गए, आंदोलनों की मनस्थितियां खत्म हो गई, आंदोलन करने वाले लोग दूसरी तरफ लग गए, वे इन प्रकार पूंजी अर्जित करने में लग गए। तो ये हुआ। दूसरी तरफ सत्ता को ये अवसर मिला, ये मौका मिला कि वो ऐसे आंदोलनों में जो एक तरह से आप कहिए जो साहसी लोग थे, जिनके पास एक सक्षम संघर्ष के लिए जो सक्षम लोग थे, उनकी रीढ़ तोड़ने का मौका मिला। क्यों? सत्ता ताकतवर होती है, सत्ता के पास बहुत ताकत होती है। उस ताकत का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से, ताकत मैं कह रहा हूं तो सिर्फ मैं बंदूक की बात नहीं कर रहा, विभिन्न तरीकों से उन्होंने ऐसे लोगों की रीढ़ तोड़ी
और एक पूरा का पूरा वातावरण, इसमें सारे राजनीतिक दल जो आज भारत में राजनीति कर रहे हैं, वामपंथियों को मिलाकर मैं ये बात कर रहा हूं। आप देखिए कि जिन समाजवादियों ने 74 का आंदोलन खड़ा किया वे सबसे भ्रष्ट निकले। 74 के बाद 77 में सत्ता आने के बाद सबसे देश के भ्रष्टतम लोगों की अगर आप सूची बनाइए तो वे समाजवादी ही निकले, जो 74 के आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय थे। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा पूंजी ने राजनीतिक अभियान चलाया और राजनीति का सहारा लेकर आंदोलनों की रीढ़ तोड़ दी। आंदोलन करने वाली जो मनस्थिति थी, उन मनस्थितियों को नष्ट किया। 90 के बाद आप कोई बड़ा आंदोलन समाज में उस तरह नहीं देखते। ये बहुत चिंता की बात है कि जिस देश में इतना बड़ा वर्ग स्त्रियों का आज एक कष्ट भरा जीवन जी रहा है, अधिकार विहीन जीवन जी रहा है। जहां जहां थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं, आप देखिए स्त्रियों ने कैसे जीवन को प्रफुल्लित किया है, वहां कैसे सब कुछ सुंदर और सुहृदय बनाकर रख दिया है। दलितों का जीवन क्या है हमारे समाज में, हो क्या रहा है? सारे आंदोलन प्रतिहिंसा में बदलते जा रहे हैं। दलितों के आंदोलन या पिछड़ों के आंदोलन की जो सामाजिक संरचना जो हमारी बनी थी पहले जो थी, उस सामाजिक संरचना को निश्चित रूप से दलितों और पिछड़ों के आंदोलन ने तोड़ा। लेकिन जो गति मिलनी चाहिए थी, जो हासिल होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? कि इन्हीं आंदोलनों के बीच से ऐसे लोग उभर कर सामने आए जो अपने ही लोगों को लूट रहे थे। यह एक बड़ा सच है। इस सच को न स्वीकारा जाए अलग बात है। और आजकल तो तुरंता समय है, किसी के पास धैर्य नहीं है कि वह एक दीर्घ यात्रा पर निकल सके आंदोलन की। भले उसके जीवन काल में उसे ना हासिल हो, लेकिन दीर्घ यात्रा पर निकलने को कोई तैयार नहीं। ठीक बात है सर। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि आपने 74 के आंदोलन का जिक्र किया और उससे अब इस समय जो दुनिया भर में एक तरह का सांप्रदायिक उभार है, उसने कम से कम भारत में एक चीज की समीक्षा को फिर से देखने के लिए एक खराब अवसर ही कहेंगे, खराब ही अवसर आया है, लेकिन आया है एक अवसर कि अब तक 47 के बाद से लेकर के अब तक हमने जो भारतीय समाज आधा अधूरा ही सही थोड़ा लोकतांत्रिक बनाया था, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अचानक से ढह गई। बहुत सारे लोग, हमारे कई लेखक तो ठीक नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो एक लोकतांत्रिक उदार विचार के पहरू थे, अचानक से वे सब लोग, उन लोगों का चरित्र बदलता हुआ सब दिख रहा है। तो क्या इसको इस रूप में समझा जाना चाहिए कि अभी तक हमने जो भी लोकतांत्रिक चेतना का निर्माण किया था भारतीय समाज में, वो आधा अधूरा ही सही, लेकिन कुछ तो किया था। क्या वो वाकई इतना खोखला था कि एक संगठित सांप्रदायिक उभार ने उस पर हमला किया और वो 8-10 सालों के अंदर ही बहुत ही टूट सा गया? जी, मैं बिल्कुल, यह संदेह मुझे भी होता है, यह चिंता मुझे भी बार बार होती है कि हमने आजादी के बाद जो भी अर्जित किया, या आजादी के का जो संघर्ष था उस दौर में भी बहुत कुछ हमने अर्जित किया, वह क्या इतना निरर्थक था या इतना कमजोर था? यह चिंता और यह दुविधा भरा प्रश्न मेरे दिमाग में भी, मेरे मन में भी बार बार उठता है। लेकिन स्थिति क्या है? आप देखिए कि अभी जो जो जिस तरह से सांप्रदायिकता समाज को संचालित कर रही है, एक तरह से आप देखिए कि जो आपको पता नहीं है, आपके घर के भीतर घुस आई है ये, आपके पास पड़ोस परिवार का कोई व्यक्ति, कल तक जिसके बारे में आपकी राय बिल्कुल अलग थी, अचानक वो आपको कुछ बहकी बहकी सी बातें करता हुआ सुनाई पड़ता है।
तो यह जो बना है यह एक दिन में नहीं बना है और न ऐसा एक दिन में बनता है। इसके पीछे बनाने वालों का भी अपना लंबा संघर्ष है, वे निरंतर इसमें लगे रहे। और दूसरा पक्ष जिसको इसकी फिक्र करनी चाहिए थी उसने इसकी फिक्र नहीं की, वह भी लूट खसोट करता रहा। जो सांप्रदायिक ताकतें या जो भी लोकतांत्रिक समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ों को खोदने वाली जो ताकतें ताकतवर हुई हैं, उसके पीछे उन राजनीतिक शक्तियों का भी हाथ है जो कल तक सत्ता में थी। ये कोई माफी के योग्य नहीं है। उन्होंने भी इसकी फिक्र नहीं की, उन्होंने भी प्रपंच किया। आप जब जब उलट कर देखेंगे अपने देश आजादी के बाद के घटनाक्रम पर जब आप नजर डालें तो कोबड़ छोड़ अपराधों वाली स्थिति है। सबकी एक ही स्थिति है, सब स्वार्थ की लिप्सा। हमारे देश की राजनीति ने आजादी के बाद, लेकिन यह सचमुच चिंता का विषय है कि इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन, इतने वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, जिस आंदोलन में गांधी जैसा व्यक्तित्व, जिस आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा व्यक्तित्व, ये डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व, आप 50 नाम गिना सकते हैं। इतने सारे लोग, सीमांत गांधी जैसा व्यक्तित्व, और भी न जाने कितने, जिन लोगों को आज हम लोग विस्मृत कर चुके हैं। वो करीम छागला जो भारत के शिक्षा मंत्री भी संभवतः रहे हैं लंबे समय तक। जब तो इतने बड़े बड़े लोग हुए, इन सब लोगों का अवदान क्या यही था कि आजादी के तत्काल बाद, कुछ वर्षों के बाद, 10 या 15 वर्षों के बाद समाज का पूरा ढांचा चरमरा जाए और सांप्रदायिकता जो चोरी छुपे मुंह छुपाती हुई इधर उधर घूमती थी, वो सीना तान कर आपके घर में घुसा है? क्या है इसके इस कारण की तलाश लेखकों को भी करनी चाहिए, विचारकों को भी करनी चाहिए, कला और संस्कृति से जुड़ी दुनिया। क्योंकि देखिए, अंततः एक मित्र ने पूछा था ना कि इसका उपाय क्या है। मैंने कहा था कि मनुष्य के रिश्ते पर विश्वास कीजिए, मनुष्य का रिश्ता बेहतर कीजिए। तो कलाएं और संस्कृति की दुनिया ही, कलाओं की दुनिया ही, साहित्य की दुनिया ही ये रच सकती है नया समय और समाज। और इस राजनीति ने साहित्य, संस्कृति और कलाओं की दुनिया को अपने समाज से काट कर रख दिया है। यह बड़ी हिंसक कार्रवाई है सत्ता की आजादी के बाद से लगातार हर तरह के सरकार की। सर, एक सवाल और पूछा है प्रकाश देव पुलिस ने ही कि रेणु शताब्दी का ये अभी खत्म हुई है, तो उसमें ये बार बार मुद्दा रहा कि रेणु को आंचलिक कथात्मकता तक सीमित न किया जाए, बल्कि उनके जो सवाल हैं वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य के सवाल हैं। तो उससे रिलेट करते हुए उन्होंने आपके लेखन को कहा है कि आपके उपन्यास अग्निलीक में कोशी अंचल की कथा है, और हालांकि उसमें समस्याएं सारी उसमें कोशी अंचल, हाँ। जी सर, उसमें कोशी अंचल की कथा नहीं है, रेणु में कोशी अंचल की कथा है। तो इन्होंने लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि फिर हालांकि समस्याएं सार्वभौम है, फिर भी पढ़ते हुए कभी कभी आंचलिक कहा गया है इसे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब मुझे मेरा नाम छोड़कर किसी और नाम से भी कोई पुकारने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी देर हल्ला गुल्ला करूंगा, चुप लगा जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये आंचलिकता का मामला बहुत पहले तय हो चुका था, रेणु के जीवन काल में ही तय हो चुका है। रेणु ने सारी सीमाएं तोड़ करके, सीमाओं का अतिक्रमण करके उनकी रचनाओं ने अपने पाठक अर्जित किए। और मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि आप जितना ज्यादा स्थानीय होंगे उतना ही वैश्विक होंगे। यह कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, ये बार बार दोहराई गई और बड़े विद्वानों ने, विचारकों की कही हुई बात है। तो रेणु इसीलिए आज किसी लेखक की मैंने तो नहीं देखा पिछले कई वर्षों में कि किसी लेखक की जयंती इस तरह, स्वामी जयंती इस तरह मनाई जाए। क्यों मनाई जा रही है? कि रेणु ने वह आंचलिकता वगैरह का जो फतवा दिया गया था, हालांकि रेणु ने न जाने क्यों खुद ही लिखा था, बाद में लोग उसको ले उड़े, तो उनको जो कॉर्नर करने की खास ढांचे में
खांचे में डाल करके रिड्यूस करने की जो कोशिश की गई, रेणु उससे बहुत आगे निकल चुके थे। तो रचनाओं के लिए यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि रेणु कहना क्या चाहते रहे, रेणु ने कहा क्या, वह हमारे जीवन के कितना काम आया। और जहां तक मेरे उपन्यास की बात है, तो अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ रेणु के सामने। जब रेणु को इतनी लानत मलामत झेलनी पड़ी है, तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ सकता है। जो भी झेलूंगा मैं कभी झेलूंगा उनसे, तो क्योंकि वे बड़े रचनाकार थे। तो इसलिए इस सांप्रदायिक ये आंचलिकता का कोई मामला न रेणु के साथ है और न आने वाले समय में। जो रचना जितनी स्थानीय होगी उतनी वैश्विक होगी। एक नाम में शायद उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत हो मुझे, वाथुंगी या क्या, आपको याद होगा, जो अफ्रीकी, जी, हाँ, अफ्रीकी। जो अफ्रीकी लेखक है, वो हार्वर्ड में पढ़ाते रहे, पढ़े भी 16 वर्षों तक अंग्रेजी पढ़ाया उन्होंने। जब वे अपने कबीले की बोली में, क्यू की शायद उस बोली का नाम था, उसमें जब वो नाटक लिखते हैं और रातों रात पीटर बोथा की सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो उनको पता चलता है कि उनकी अपनी भाषा की ताकत कितनी बड़ी है। इसके पहले तक वो यही मानते रहे थे कि अंग्रेजी में ही दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष लड़ा जा सकता है। तो ये है एक बोली, पीटर बोथा की उतनी ताकतवर सरकार की नींव हिलाती थी। तो इसलिए जितना आस्थानीय होगा, जितना आंचलिक होगा, जो होगी जो रचना, वह उतनी वैश्विक होगी, मेरा ऐसा मानना जी। तो अब हम लोगों को बातचीत करते हुए ये। करीब सवा जी घंटा हो गया है सर। तो जो तय था कि एक सवा घंटा बातचीत करनी है, मुझे लग रहा है जी कि लेकिन अभी आपसे एक और राजपाल प्रकाशन को एक और सत्र यदि कभी भविष्य में करें, तो और भी कुछ ज़रूरी जो सवाल है, जिसका संबंध लेखन और एक्टिविज़्म और अपने समय के लोकतंत्र, इन सब चीज़ों से है, उस पर एक और भी ज़रूरी विस्तारित बातचीत हो सकती है, करनी चाहिए हम तो ये अगर हो तो बहुत अच्छा है। फिलहाल सर आज के लिए हम सब आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। बहुत मुझे बहुत निजी तौर पर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करते हुए। और उन दर्शकों के प्रति भी जो पिछले सवा घंटे से हम सबको बातचीत करते हुए देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। और मैं उनके कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे लोग आपकी बातों से सहमतियाँ जताते हुए वो अपनी सहमति दे रहे थे। तो उन सब के प्रति भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपके प्रति भी सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विशाल जी, सबसे पहले तो राजपाल एंड संस्थान का, मीरा जौहरी जी का, प्रणव जौहरी जी का, और जिस आत्मीयता और स्नेह के साथ, जिस नेह छो में आपने बांधे रखा अपनी बातचीत से, अपने प्रश्नों से, अपनी जिज्ञासाओं से, सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मुझे उम्मीद है कि हम सब फिर मिलेंगे जल्दी ही ऐसे ही ज़रूर, किसी ज़रूर। बातचीत। जी, नमस्कार। सर प्रणाम।